चलिए दोस्तों, हम अभी हैं अपने EBFI इंस्टीट्यूट यानी यूट्यूब चैनल EBFI इंस्टीट्यूट पे हैं। ये क्या है हमारा EBFI इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट। 31 जुलाई आज डेट है, 31 जुलाई 2026, दिन का है शुक्रवार। दिन है हमारा शुक्रवार 31 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार। 24 घंटे का राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख खबरों को जो है हमने लेकर के आया है, ठीक है। तो मुद्दा आज का ये है कि हम 24 घंटे के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर के आए हुए हैं। आज डेट क्या है हमारा, आज है 30 जुलाई सुबह से लेकर के 31 जुलाई सुबह तक की प्रमुख घटना है। इसका मतलब है 31 जुलाई में जो भी बन सकते थे प्रमुख घटनाएं उसको हम लेकर के आए हुए हैं। तो डेली अपडेट आपको मिलता है, यहाँ पे डेली आपको अपडेट मिलता है। पूरे विश्व भर की खबरों को आप यहाँ देख सकते हैं डेली अपडेट में। तो आज का जो पहला अपडेट आज का है, RBI ने रेपो रेट में 2.5% की कटौती की है। 2.5 ने 0.25% की कटौती की है। तो RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की, इसका मतलब क्या हुआ? RBI ने 0.25% की कटौती की है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी कि जो कि मुद्रा का विस्तार करता है, मौद्रिक नीति समिति MPC ने 30 जुलाई 2026 को रेपो रेट में 0.25% की कमी की घोषणा की है। नई रेपो रेट में 6.25% से घटकर ये जो हमारा जो पुराना रेपो रेट था 6.25 से घटकर अभी 6.00% कर दी गई है, ठीक है। तो इस निर्णय से होम लोन, ऑटो लोन समेत मतलब ऑटोमोबाइल मतलब आता है कि जितने भी 4 व्हीलर वगैरह वगैरह जो कुछ भी हैं अन्य लोन सस्ते हो जाएंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यानी अगर RBI, पहले देखते हैं और चर्चाएं क्या है आगे चल के। हम RBI के लिए एक स्पेशल पेज भी बना चुके हैं जिसको आपको हम अभी दिखाएंगे। ये पूर्व गवर्नर है RBI के जो शशिकांत दास हैं और ये भारतीय रिजर्व बैंक है। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका लोगो आप देख रहे हैं, ये भारतीय रिजर्व बैंक का एक लोगो है। भारत और EU के बीच जो है FTA का वार्ता में बड़ी प्रगति हुई है। क्या बोल रहा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड्स एग्रीमेंट्स FTA को लेकर 30 जुलाई 2026 को ब्रुसेल्स में हुई 14वें दौर की वार्ता में बड़ा सकारात्मक कदम उठाया गया है। दोनों पक्षों ने कई प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाई है, जिससे व्यापार और निवेश की तकनीकी में सहयोग मिलेगा। व्यापार और निवेश की सहयोग में नई दिशा को मिलेगी और बहुत ही सारा सहायता भी देखने को मिलेगा। अब बात है क्या कि RBI क्या है? RBI एक ऐसे केंद्रीय बैंक है जो सभी बैंकों को ऋण देती है। क्या? सभी बैंकों का, जिसे इसको कहा जाता है बैंकों का बैंक। क्या है? RBI क्या है? बैंकों का बैंक। आप जितने भी बैंक देख रहे हैं वो सभी बैंकों का ये क्या है? बैंक है, ठीक है। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, यूरोपीय संघ यानी कि EU यानी कि यूरोपीय यूनाइटेड यानी यूरोपीय संघ जो है उनके साथ बर्ताव किया गया है। भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार जो है EU के साथ मतलब कि बर्ताव किए हैं बहुत सारे बातों में, जिससे कि व्यापार और तकनीक में क्या होगी? बढ़ावा मिलेगी। हमारा संकल्प हमारा है और सफलता आपकी है। आज के महत्वपूर्ण दिवस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस मित्रता दिवस 30 जुलाई को था, ठीक है। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस 30 जुलाई को होगा। मानव विश्व तस्करी दिवस 30 जुलाई को होता है। बिहार बोर्ड SSC, BPSC, बैंकिंग, UPSC अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। EBFI इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ें और पाएँ बेहतर तरह का सही मार्गदर्शन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं आखिर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पेज हमारा है 24 घंटे की राष्ट्रीय प्रमुख खबरें, इसमें भी दिया गया है। क्या है कि 31 जुलाई आज है, जो शुक्रवार से जुड़ी हुई जितने भी खबरें हैं उसको हम देखेंगे। ये EBFI इंस्टीट्यूट है जो यूट्यूब चैनल है एक, वहाँ आकर के आप देख सकते हैं। RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। क्या है? 0.25% की कटौती की है। वर्तमान RBI गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। क्या है? संजय मल्होत्रा।
वर्तमान गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के हैं, समझे। मल्होत्रा पदभार ग्रहण कब किए हैं? 11 दिसंबर 2024 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। रेपो रेट क्या होता है? आखिर रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को आत्मकालीन अल्पकालीन अवधि के लिए ऋण देता है। अल्पकालीन अवधि के लिए ऋण का मतलब है थोड़े समय के लिए जो सभी बैंकों को आरबीआई ऋण देती है, जिस रेट पर देती है उसको रेपो रेट कहा जाता है। यह निर्णय किसकी सिफारिश पर की गई है? यह मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी मौद्रिक नीति समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया जाता है। ठीक है। एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। कितने सदस्य होते हैं एमपीसी में? 6 सदस्य होते हैं। यह समिति मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। मतलब देश के हालात क्या है, वित्तीय स्थिति में देश की स्थिति क्या है, उस सभी चीज़ों को देख करके ये क्या करते हैं, हाँ, ये सब निर्णय लेते हैं। यदि रेपो रेट में 2.50% की कटौती हो जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर इतना कमी हो जाए तो क्या होगा? जैसे अभी कमी कितना हुआ? 0.25 की कमी हुई है। अभी अगर 2.5 की कमी हो जाए तो क्या होगा? जैसे हम पहले बोल दिए थे गलती से, ऋण अत्यधिक सस्ते हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। निवेश उत्पादन को उपभोग में तेज वृद्धि होगी, क्योंकि आप भी ऋण लेने के लिए सोचने लगेंगे। आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। आरबीआई से आप ऋण नहीं ले सकते हैं। आरबीआई अगर बैंक को सस्ते रेट पर ऋण दे रही है, इसका मतलब है हमें भी कुछ न कुछ सस्ते रेट पर ऋण मिलने वाला है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जीडीपी ग्रोथ में बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन महंगाई बढ़ने का जोखिम भी बढ़ सकता है। महंगाई भी बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि लोन ज़्यादातर जारी होगा। ईबी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए, ये सभी बातें थी। फिर चलिए देखते हैं, अभी आप इसके बारे में समझ गए। क्या स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। ये एक केंद्रीय बैंक है। ये एक केंद्रीय बैंक है जो केंद्र सरकार का बैंक है। भारत सरकार के स्वामित्व में आता है। ये भारत सरकार के स्वामित्व में। होम लोन सस्ता हो सकता है। क्यों? अच्छा, ये है रेपो रेट घटने से प्रमुख फायदे क्या हो सकते हैं इसके बारे में, और ये थी बैंकों के बारे में। नियंत्रण कौन करता है? भारत सरकार के स्वामित्व में आता है। ये प्राकृतिक क्या है? केंद्रीय बैंक है। ये मुख्यालय क्या है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को स्थापना हुई थी। बोल रहा है कि रेपो रेट घटने 0.25 के प्रमुख फायदे क्या है? होम लोन सस्ता हो सकता है। आप भी घर बनाने का सपना साकार कर सकते हैं। कार लोन ईएमआई कम हो सकती है। एजुकेशन लोन सस्ता हो सकता है। जितने प्रकार के लोन हैं वो सस्ता होंगे। व्यवसायों को सस्ता ऋण मिल, निवेश में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। आर्थिक विकास जीडीपी में को बढ़ावा मिल सकती है। ये सभी फायदे होंगे इसके, अगर ये रेपो रेट हमारा घटता है तो। जैसे कि 0.25% रेपो रेट घटा है तो बैंक जो है बैंकों को सस्ता ऋण देगी, और बैंक जो है हमें थोड़ा सस्ता ऋण देगी। इससे ये सभी फायदे हो सकते हैं। हाँ, क्या है? 24 घंटे की राष्ट्रीय प्रमुख खबरें हैं। क्या है? सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक पर सख्ती की तैयारी। सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक पर सख्ती की तैयारी। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो है पेपर लीक की घटना बढ़ते जा रही हैं, और ये घटनाएं कोई आम घटनाएं तो है नहीं। इस पे तो हमारे प्रधानमंत्री जी तक खुद बोल चुके हैं, तब हम क्या ही बोल सकते हैं ना। सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक पर सख्ती की तैयारी। ठीक है। बोल रहा है मुख्य घटना क्या है? मुख्य घटना, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं, पब्लिक एग्जामिनेशन, पेपर लीक साधनों पर कड़ी कार्रवाई, उद्देश्य दिया, ये सभी बातें थी। उद्देश्य, विधेयक का उद्देश्य क्या है? सरकार ने कदम क्यों उठाया? छात्रों को प्रभाव करने वाले यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, ये सभी बातें इसमें है। किसके बारे में? विधेयक का नाम क्या था? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयरनेस एडम्पटन बिल 2026। ये कब आया? 2026 में आया। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया गया है। ठीक है। अगला पेज में है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक पर बना एक कानून। ये आप जान गए हैं कि पूरी तरीके से ये कानून बन चुका है। ये जो है पेपर लीक पर एक बिल्कुल पूरी रूप से कानून बन चुका है। ठीक है। इसका नाम क्या है? पब्लिक एग्जामिनेशन। क्या है? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ ये अनफायरमेंट्स एडम्पटमेंट बिल 2026। ठीक है, संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। कब पारित हुआ? 30 जुलाई 2026 को। कब पारित हुआ ये? 30 जुलाई 2026 को पारित हुआ। को लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये लागू होगा। अभी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं हुई। 30 जुलाई 2026 को लोकसभा और राज्यसभा से ये पारित हो चुका है। अभी राष्ट्रपति की मंजूरी
बाकी है। ये क्या है भैया, बड़ा सा पेपर लीक स्टॉप, पेपर लीक स्टॉप, ये कोर्ट का ऑर्डर है, पेपर लीक स्टॉप होना चाहिए। और ये अब जो कानून बन चुका है इससे तो बिल्कुल तरीके से हो ही जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की ये है, शिक्षा मंत्रालय का ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, भारत सरकार। कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये लागू पूर्ण रूप से हो जाएगा। ये आप जानते हैं कोई भी बिल अगर लागू होता है तो वो राष्ट्रपति के बिना मंजूरी से लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, बोल रहा है यह कानून क्यों बनाया गया, भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की संगठित नकल से बढ़ती घटनाओं को रोकने के, परीक्षाओं की तैयारी को प्रदर्शिता में लाने के लिए किया गया। प्रमुख प्रावधान क्या है भाई, पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों को 3 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया। डिजिटल सुरक्षा और तकनीक होगी, निगरानी को मजबूत किया जाएगा। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को जवाबदेही तय की जाएगी। इस कानून से लाभ क्या है, परीक्षाएं अधिक सुरक्षित और निष्पक्ष होगी, ईमानदार अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलेगा, पेपर लीक माफियाओं को सख्त कार्रवाई, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल तकनीक परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता देखने को मिलेगी। अब बात क्या है कि रोज लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की मंजूरी, उसके पारदर्शिता, डिजिटल सुरक्षा, ये सभी चीज़ें इसमें देखने को आपको मिला। अगला है हमारा कि प्रमुख खबरों में से भारत में डेंगू वैक्सीन, भारत में डेंगू वैक्सीन की तैयारी। ये देखिए भाई साहब, ये जो है ना, ये बहुत ही डेंजर चीज़ है जिससे हम भी 1 से 2 बार गुजर चुके हैं। भारत में डेंगू वैक्सीन की तैयारी ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको डेंगू हो जाए तो आप सोच नहीं पाएंगे कि हम किस तरह इस हालात से लड़ें और क्या करें। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये गर्व की बात है ना। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये उसका लोगो है, ये उसका लोगो है। ठीक है, डेली है। आईसीएमआर ने डेंगू वायरस के स्ट्रेनो मतलब मजबूती या जो इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, कि राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग शुरू की है कि किस तरीके से फैल रहे हैं, क्या हो रहा है, इसके क्या नुकसान हो रहे हैं, कितने कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में क्यों जरूरी है। भारत के पहले डेंगू वैक्सीन रोल आउट की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा दिए गए हैं। ये भी ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के द्वारा जो है कि डेंगू के वैक्सीन के लिए बहुत ही बड़ी कदम उठाया गया है। कहाँ कहाँ पाया गया, कहाँ पाया गया, 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डेंगू के कभी 4 स्ट्रेन पाए गए हैं। 4 स्ट्रेन मतलब उसकी जो क्षमता है ना, मतलब जो क्वालिटी होता है, जो मतलब स्ट्रेन मतलब उसका बनावट, यानी जो बेहतर से बेहतर कितना उसका मतलब जैसे होता है ना स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जैसे कोई बीमारी होती है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इसी तरीके से ये इस वायरस इस तरह से मजबूत होता जा रहा है, इस तरह से फैलते जा रहा है। क्या होगा आगे, बोल रहा है कि मैपिंग के आधार पर टीकाकरण रणनीति तैयार की जाएगी। लक्ष्य क्या है, गंभीर डेंगू मामला और मृत्यु दर में कमी लाना। स्वस्थ भारत और सुरक्षित भारत, स्वस्थ भारत और सुरक्षित भारत हमारा होना चाहिए। ये चीज़ों को लेकर के सरकार आगे आ रही है। अगला क्या है कि हमास ने गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकारा, हाँ स्वीकार कर चुका है। देखिए गाजा गाजा क्या है इसको पहले समझते हैं, पहले देख लेते हैं उसके बाद समझेंगे। गाजा एक हमास हमास एक प्रकार का क्या है, गाजा एक प्रकार का जगह है, लेकिन हमास क्या है, हमास एक प्रकार का ऐसा संगठन है, मुस्लिम संगठन जो कि इस्लामी संगठन, जिन्होंने कि जो है कि युद्ध को बहुत ज़्यादा ही फैला दिया गया है। मतलब ये जो है ना हमेशा लड़ाकू टाइप के हैं, और हमेशा जो है कि गाजा युद्ध मतलब गाजा में अभी बमबारी वगैरह वगैरह किया गया था। यानी हमास एक प्रकार का ऐसा संगठन है जो युद्ध को ललकारा जाता है, युद्ध से मतलब कि पीछे नहीं हटते हैं, ललकारा जाता है, मतलब आतंकवादी टाइप का जो बोलते हैं ना आतंकवाद, वही है। हमास एक प्रकार का आतंकवादी संगठन है, और ये संगठन जो है गाजा एक जगह है जहाँ मतलब कि बहुत सारे नुकसान ऐसे पहुँचाए थे, तो वो अब ऐसा काम नहीं करेंगे, मतलब जो है हमास जो है युद्ध को रोक लेंगे, ऐसा प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो इससे अच्छी बात है इजराइल ने भेजा था युद्ध विराम, हाँ इजराइल ने इसको भेजा था कि आप युद्ध बंद करिए, नहीं तो मतलब धमकी दिया गया, या मान लिया जाए उसको एक प्रकार से चेतावनी दिया गया, और चेतावनी को उन्होंने स्वीकार किया।
बंधक रिहाई का नया प्रस्ताव। अब देखिए जो भी इसके जो हमास के जो भी संगठन के जो आदमी हैं, लोग हैं, जो भी इसमें काम करते हैं, उसको जो बंधक बना लिया गया है उनको पूर्ण रूप से छोड़ने की बात कही गई है। अगर उसको आप छोड़ देंगे, उन्होंने भी बात रखी होगी कि मेरे जितने भी बंधक हैं उनको रिहाई करिए, उसके बाद हम जो है आपका युद्ध विराम का प्रस्ताव मतलब सुन लेंगे। तो इस तरह से मामला हुआ और उसके बाद जो है ये युद्ध विराम के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया। क्या है पूरा मामला? बोल रहा है कि हमास ने 30 जुलाई 2026 को इजराइल द्वारा दिए गए युद्ध विराम और बंधक रिहाई प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब गेंद इजराइल के पाले में है। अच्छा, बात है क्या कि वही बंधक बनाए थे, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या? गाजा युद्ध विराम की दिशा में बड़ा कदम। गाजा युद्ध विराम की दिशा में बड़ा कदम। मध्य पूर्व में शांति संभावना बढ़ी। दुनिया की नजरें अब इजराइल के फैसले पर। शिक्षा बिंदु के हमारे हिसाब से है गाजा, हमास, इजराइल, बंधक रिहाई, युद्ध विराम, मध्य पूर्व और संयुक्त राष्ट्र, ये सभी चीज़ों में जो है कि राहत मिलने वाली है। यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? बोल रहा है यह कदम गाजा में चल रहे युद्ध को हाँ, गाजा बोले ना, गाजा एक जगह है, ये स्थान में चल रहे युद्ध को खत्म करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इनसे जुड़िए। ABFI इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं। बोल रहे हैं संयुक्त राष्ट्र शांति वार्ता समर्थन मानवीय सहायता बढ़ाने अपील करने क्षेत्र में स्थिरता पर जोड़। इजराइल की स्थिरता क्या है? प्रस्तावना की समीक्षा कर रहा। सुरक्षा और बंधक रिहाई प्राथमिकता, अंतिम फैसला इजराइल सरकार लेगी। बोल रहा है हमास का रुख क्या है? प्रस्ताव को सकारात्मक रूप को स्वीकार करना, फिलिस्तीन लोगों के हित को प्राथमिकता देना, स्थायी युद्ध विराम की मांग और रिहाई। प्रस्ताव मुख्य बात है युद्ध विराम लागू होगा, मानवीयता सहायता में गाजा को पहुंचाई जाएगी, सभी बंधकों में चरणबद्ध इस तरीके से क्रिया की जाएगी। अगला पॉइंट हमारा है कि प्रमुख खबरें, जिसमें कि यूनेस्को ने एशिया के प्रशांत क्षेत्र के लिए AI आधारित शिक्षा रूपरेखा जारी की है। यूनेस्को ने एशिया प्रशांत आप जान रहे हैं ना, यूनेस्को एक संगठन है जिन्होंने एशिया और प्रशांत एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए AI आधारित शिक्षा रूपरेखा जारी की है। AI की मदद से शिक्षा को मिलेगा नया आयाम। एशिया प्रशांत मतलब एशिया के जितने भी देश हैं, जैसे कि हम भारत देश के हैं, भारत भी एशिया में आता है। भारत, चीन, हमारा हो गया भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपका ले लीजिए म्यांमार, मालदीव, ये सभी जितने भी देश हैं ये सभी एशिया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एशिया और प्रशांत महासागर के अंतर्गत, एशिया प्रशांत के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं उनको AI आधारित शिक्षा में मतलब रूपरेखा जारी की जाएगी। इसके क्या है इसका पहल? यूनेस्को ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए AI इन एजुकेशन फ्रेमवर्क जारी किया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? AI जिम्मेदार और नैतिक उपयोग है। शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता में बढ़ावा मिलेगी। शिक्षकों और छात्रों में डिजिटल क्षमता को मजबूत करना होगा। प्रमुख बिंदु क्या है? क्षेत्र के देशों के लिए एक समान AI शिक्षा की नीति सिफारिश होगी। AI साक्षरता को स्कूल और उच्च शिक्षा में बढ़ावा मिलेगी। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। ये सभी फायदे इनके देखने को मिलेंगे। एशिया प्रशांत देशों में हो गए लाभान्वित भारत, चीन, जापान। जो देश आपको बताए हम, देखिए भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर, थाईलैंड और अन्य देशों में ये देखने को एशिया प्रशांत के देश होंगे लाभान्वित। एशिया प्रशांत के देश ये भी सभी हैं। भारत हो गया, आपके चीन हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अन्य देश। ये जो है प्रशांत आने के, एशिया अगर आता तो दक्षिण कोरिया, ये सभी देश, सिंगापुर वगैरह नहीं आते, लेकिन प्रशांत होने के कारण, एशिया प्रशांत के देश होने के कारण ये सभी देश भी इनमें लाभान्वित होंगे। यानी कि प्रशांत महासागर के किनारे जो होंगे वो और एशिया के अंतर्गत जो होंगे वो। क्यों है महत्वपूर्ण? AI युग में शिक्षा भविष्य को मजबूत करेगा। रोजगार का नवाचार के लिए अवसर पैदा होंगे। डिजिटल डिवाइस कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, काम करने में मदद मिलेगी, कम करने में नहीं, डिजिटल डिवाइस को कम करने में मदद मिलेगी, काम करने में मदद मिलना चाहिए। एग्जाम पॉइंट से ये सभी चीज़ें, डिजिटल एजुकेशन, टीचर लर्निंग, ये सभी चीज़ों को फायदा मिलेगा। यूनेस्को ने AI एजुकेशन फार्मवर्क एशिया पैसिफिक, ये डिजिटल एजुकेशन ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, ये सभी चीज़ों में सहायता मिलेगी। आपके सपनों के 2 नई उड़ान ABFI इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले पेज पे। हाँ, तो आज का कुल मिलाकर के इतना ही पेज था। यहाँ पर हमारा पेज समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरे अपने साथियों वर्गों के लोग के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे के साथ शेयर साझा करिए और हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमारे EBFI इंस्टीट्यूट एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट, आप EBFI सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल आपको दिखेगा। यूट्यूब पे आकर के आप हमसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।